दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज आपके लिए लेकर के आए हैं एनटीपीसी का पार्ट नंबर 184 और इससे पहले हम 183 पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां से आप सारे पार्ट्स देख सकते हो और सभी पार्ट्स को हमने क्रम वाइज लगा दिया है ताकि आपके लिए आसान हो जाए। या फिर अंत तक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, वहां से भी आप आसानी से देख सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों की जैसे कि डिमांड थी कि सर मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस करवाइए, तो आज हम स्पेशल वीडियो चला रहे हैं। लगातार कुछ चैप्टर्स कुछ पार्ट्स चला रहे हैं जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के सारे पेपर कवर करेंगे, जिसमें से एनटीपीसी की जो पिछले बार पूछे गए थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस लेंगे और रियल क्वेश्चन होंगे मैथ्स और रीजनिंग के लिए। तो स्पेशल वीडियो आज की होने वाली है। चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। पहला क्वेश्चन है, उस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर और विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। तो इसमें देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या है, एक सम चतुर्भुज बनाना है। सम चतुर्भुज में क्या होता है कि सारी भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। कुछ इस प्रकार से मान लो कि रहा होगा। इसमें से देखो कह रहा है कि भुजा की लंबाई 17 है। अगर मैं ये भुजा मान लूं तो ये 17 है, ये भी 17 होगी और ये भी 17, ठीक वैसे ये भी 17। एक विकर्ण देख रखा है 16। तो विकर्ण का मतलब होता है कि जो दो भुजाओं के बीच से मिलाता है, ये होता है विकर्ण है 16, यानी कि टोटल लंबाई इसकी 16 है दोस्तों। अगर मैं यहां से भी एक विकर्ण डाल दूं ऐसे करके, तो इसका मतलब हो जाएगा कि एक विकर्ण ये होगा और दूसरा विकर्ण ये होगा। इसको थोड़ा सा सीधा करते हैं, तो अगर ये पूरी लंबाई में कहता हूं विकर्ण की 16 है, तो 8 इधर की हो जाएगी और 8 इधर की हो जाएगी। बात समझ में आ गई। और 17 है, तो अगर हम यहां से एक विकर्ण डालेंगे तो एक विकर्ण हमारे पास ये निकल आएगा, तो हम इतनी की लंबाई निकाल लें। तो आप देखो यहां पर एक ये बन जाएगा 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि चारों कोण अगर हम मिला देंगे तो 360 के हो जाएंगे और 90 90 4 बार हो गया तो ये 360 हो गए। ठीक है, तो देखो यहां पर आएगा तो हमें ट्रिपलेट पता होता है कितना होता है, 8 15 और 17। तो देखो 8 दिया है, 17 दिया है, तो 15 देना चाहिए, यानी कि यहां से यहां तक की लंबाई इसकी 15 और इतनी लंबाई 15। तो दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा, 15 और 15 30 का हो जाएगा। ठीक है, तो पहला D1 में कहता हूं डायगोनल, ये हो जाएगा 30 का, और दूसरा यानी कि D2 जो कि है ये हो जाएगा 16 का, जो कि दिया है। तो मैंने D1 को D2 मान लिया, D2 को D1, आप कंफ्यूज मत होना। अब देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सम चतुर्भुज का एरिया इक्वल टू 1/2 D1 इंटू में D2, यानी कि विकर्णों का गुणनफल करा दो और उनका आधा करा दो, बस आंसर। जैसे 30 गुणे में 16, 16/2 तो 8 आएगा। तो 8 गुणे 30 यानी कि 0 हटा दो तो 3 8 24 आ जाएगा, तो 240 आ जाएगा क्योंकि 0 लगाएंगे। तो सही आंसर हो जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला ही करेक्ट, चौथा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि आप फॉर्मूला नोट कर लो। जैसे एरिया इक्वल टू होता है 1/2 D1 मतलब पहला विकर्ण इंटू में D2, हमेशा याद रखना। अगर और शॉर्ट करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पर जो भी विकर्ण दिए गए हो उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो विकर्णों गुणनफल करा के आधा कर तो वही आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक कारखाने का उत्पादन 2 वर्ष में 6600 टन से बढ़कर 7986 टन हो गया। यदि वृद्धि की गणना वार्षिक चक्र वृद्धि के आधार पर की जाती है तो वृद्धि की दर बताइए, यानी कि कितने रेट से बढ़ गया है हमें ये बताना है, कितने परसेंट बढ़ा होगा ये बताना है। ठीक है, 2 साल का। तो सबसे पहले देखो था कितने पास, 6600 था और हो गया कितना, 7986। जैसे आप ये मान लो कि आपने 6600 रुपए जमा किए बैंक में और 2 साल बाद 7986 रुपए हो गया, तो बताना है किस रेट से आपको जो इंटरेस्ट मिला है वो क्या रहा होगा। तो देखो फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं हमेशा, वो लगाते हैं जैसे चक्रवृद्धि ब्याज वाला, अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस आर अपान में 100 की पावर में n हो जाएगा। अमाउंट का मतलब टोटल कितना हुआ लास्ट में, 7986। तो 7986। आप कहेंगे सर ये बड़ा आप फॉर्मूला बता रहे हैं, लेंदी है। लेंदी कुछ नहीं है, आप देखते जाओ। जो P है, मैं डायरेक्ट P को गुणा में है तो इसलिए भाग में कर देता हूं तो नीचे आ जाएगा। P की वैल्यू कितनी है, 6600, बराबर में 1 प्लस आर को मैं कैपिटल लिखता हूं, मुझे आसान पड़ेगा, आप स्मॉल भी लिख सकते हो। और n का मतलब कितने साल का, 2 साल का। तो जरा ध्यान से देखो, इसको 11 से काटोगे तो 11 से 77, 2 बचेगा, 11 दूनी 22 और 11 6 का 66, फिर 11 6 का 66 00, फिर आप काट दो 6 से,
6 कम 6, यहाँ 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 कम 6, 121 बटे में 100 आ जाएगा। तो 121 यहाँ से अगर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ अंडर रूट आएगा, तो 121 किसका होता है 11 का, और 100 का क्या होता है 10 होता है, बराबर में 1 प्लस आर अपान में 100। तो देखो 1 यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, तो 1, तो 11 में से 10 गया तो 1 बटे 10 आएगा r बाई 100। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शॉर्ट करके, तो ये हो जाएगा 1 बटे में 10 बराबर में r अपान का 100। तो देखो 0 से 0 आप काट दोगे और इसको इधर भेज दोगे तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r इक्वल 10% आ जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा 10%, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे पे दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए 3 समीकरणों में से पहले 2 को एक निश्चित पद्धति के आधार पर हल किया गया है, उसी आधार पर तीसरे समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं सही उत्तर कैसे करेंगे। तो देखो 32 गुणे 34 लिखा है यहाँ पर, तो इसका अगर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो आसानी से आपको दिखेगा। तो देखो अगर इसमें से लास्ट के डिजिट देखोगे 2 और 4, तो 2 4 कितने होते हैं 6। अब यहाँ पर देखो 3 और 3 स्टार्टिंग में लिखा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो, यानी कि स्टार्टिंग के दोनों ही अक्षरों का जो भी अंक है इनका हमें मल्टीप्लाई कराना है। 3 3 का 9, तो देखो 96 आ गया जो कि आ रहा है। अब इसमें से देखो 5 और इधर का 4 लास्ट वाला, 5 4 9। अब 2 गुणे 1 क्या होता है 2, 29, तो देखो 29 आ गया। इसका मतलब हो गया कि लास्ट के अंतिम 2 डिजिट जो हैं, अंतिम वाले डिजिट उनको जोड़ रहे हैं और स्टार्टिंग वाले डिजिट का मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो इसमें भी देखो 8 और 1, तो 8 और 1 हो जाएगा 9, वही 5 और गुणे 1, तो 5 एकम 5 हो जाएगा। देखो दोस्तों जब आप पेपर कर रहे होंगे, सॉल्व कर रहे हो, तो लास्ट में हमने देखा कि 8 1 9 आ रहा है, तो लास्ट का अंतिम अंक जो डिजिट होगा वो 9 आएगा। अब देखो ऑप्शन में 9 कहाँ दिया है, इसी में दिया था, बस डायरेक्ट आप यहीं से उत्तर कर देते, आगे आपको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। तो इस तरीके से भी आपको सॉल्व करना है, वहां पर कम से कम समय में सही उत्तर लेकर के ऐसे भी आना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका चौथा वाला। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। देखो अगला क्वेश्चन है 5.26 घंटे को आप घंटा, मिनट और सेकंड में किस प्रकार से लिखेंगे। देखो दोस्तों अगर आप लगातार देख रहे होंगे तो आपको पता होगा, पिछले पार्ट्स में एक क्वेश्चन आया था, शायद यहाँ पर कुछ दिया था कि इनको दिन और कुछ ऐसा दिया था वर्ष, महीने और दिन के रूप में व्यक्त करना था। तो ठीक वही फॉर्मेट इसमें भी लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन बीच बीच में पिछली बार काफी पूछे गए थे, हर एक दिन छोड़ करके ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे, तो इनको भी आप लोग याद रखना, दोबारा कभी आए तो गलत नहीं करना। ठीक है चलिए देखते हैं। तो देखो 5 दशमलव लिखा है 5.26, तो दशमलव के पहले जो लिखा हो जैसे 5, तो पूछा क्या जा रहा है घंटा, तो इसका मतलब 5 घंटा तो पूरा पूरा हो गया, तो 5 घंटा सब में दिया है। बचा हमारे पास क्या 0.26 बचा, ये घंटा है। तो इसको अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आएगा, पॉइंट हटा दो। अब देखो ये घंटा है, घंटे को मिनट में चेंज करना है, तो मिनट के लिए क्या करेंगे 60 से गुणा कराएंगे। ठीक है, 0 से आप 0 कट कर दो, तो 6 से 36, 6 दूनी 12, 3 हो जाएगा यहाँ पर 15, तो 156 आएगा और यहाँ पॉइंट लगा दो क्योंकि एक 0 था, तो 15 आ गया। तो इसका मतलब हो गया कि 5 घंटे और 15 मिनट आएगा, तो 5 घंटे 15 मिनट। देखो पहले में भी दिया है और लास्ट में भी दिया है, तो हमें क्या करना होगा, हमें ये 6 जो लिखा है 0.6, तो इसको भी 6/10 लिख सकते हैं, गुणे में 60 करो। क्यों, क्योंकि अब हम मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 36 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 36 सेकंड। तो यहाँ 10 सेकंड है या 36 सेकंड, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही वाला करेक्ट। कुछ इस प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर देखो 26:3 समानुपात और डैश अनुपात 4 है। तो पहले अगर हम ये पता कर लें कि 26 से 3 कैसे बना या फिर 3 से 26 कैसे बना, तो हम आसानी से पता कर ले जाएंगे कि 4 से ही कैसे बना। तो जरा ध्यान से देखो, जो 3 है मैं 3 का क्यूब कर देता हूं, तो 3 गुणे 3, क्यूब का मतलब 3 बार लिखेंगे, ऊपर 3 है तो इसका मतलब 3 बार लिखेंगे। 3 3 का 9, 3 27, 27 आ गया। आप एक कम कर दो यानी कि 26, तो यहाँ तो 26 आ रहा है। अब अगला देखो, यहाँ पर लिखा है 4, 4 का क्यूब करोगे तो होता है 64 यानी कि 64, एक कम कर दो तो कितना आना चाहिए 63। तो देखो ऑप्शन में कहीं पर है, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा दे के रखा है, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा 63। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र को गणित में पहले सत्र की तुलना में दूसरे सत्र में 16% अधिक अंक प्राप्त हुए, यानी कि जितने पिछली बार मिले थे उसका 16% ज्यादा मिले दूसरी बार। यदि दूसरे सत्र में उसका प्राप्तांक 87 है, यानी कि दूसरे सत्र में उसने 87 नंबर पाए थे, तो पहले सत्र में प्राप्तांक उसके नंबर बताइए।
तो चलिए देखते हैं। ये लिखा है 16%, बस पूरा खेल हमारा परसेंट से ही चलेगा। जैसे 16% है, मैंने बताया था परसेंट अगर मैं हटाऊंगा तो नीचे 100 लिखेंगे। 4 से काटो तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और यहाँ पर आ जाएगा 4 पंचे 20। अगर 25 नंबर पाए थे पहली बार तो 4 ज्यादा पा गया, यानी कि 29 नंबर पा गया और पहले 25, यानी कि हमारा ये पहला सत्र है और ये हमारा दूसरा सत्र है। ठीक है, अब दूसरे सत्र में हमारे हिसाब से 29 नंबर पाए थे। कितने? 29। क्वेश्चन के हिसाब से पाए 87 नंबर। भाई ये तो करा है दूसरा सत्र, तो दूसरा मतलब 87 नंबर पाए। तो अगर इसको आप 29 से काटोगे तो 3×27 लगभग 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। तो एक की वैल्यू 3 नंबर। अब हमारे पास कह रहा है कि पहला सत्र, तो पहला सत्र कितना है? 25 है, तो इसको 25 से गुणा करा दो। तो यहाँ भी हम 25 से गुणा करा, तो 25 नहीं 75 आ जाएगा। तो बस 75 नंबर उसने पाए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में ही करेक्ट आंसर। तो समझ गए आप कितनी आसानी से हमने सॉल्व किया इसको सिर्फ परसेंटेज से। तो आपको बहुत ज्यादा लेंथी भी नहीं जाना है, कम से कम समय में आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर डाउट हो तो एक बार फिर से आप रिवर्स करके देख लो इस वीडियो को, तो ऐसा दोबारा कभी आए तो आप गलत नहीं करना। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे और नई नई वीडियोस आपके लिए हम लाते रहे। तो चलिए, उम्मीद है सब्सक्राइब कर लिया होगा, और नहीं किया तो फिर क्या ही कर सकते। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आंकड़ों 40, 50, 30, 20, 80, 70, 90 और 50 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब यदि 30 को 120 से बदल दिया जाए तो नई माध्यिका ज्ञात कीजिए। यानी कि इसकी एक माध्यिका आएगी जो अभी दिया है डेटा, और अगर हम 30 को उठाकर हटा करके 120 लिख दें तो कोई एक दूसरी माध्यिका आएगी। तो पहली वाली माध्यिका और दूसरी वाली माध्यिका, दोनों माध्यिकाओं का माध्य बताना है, क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो पहले देखो, माध्यिका के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। सबसे पहले आप इनको आरोही क्रम पे लिखो। तो सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें से? 20 है। 20 के बाद आता है यहाँ पर 30 लिखा है, फिर है इसके बाद 40, फिर देखो 50 लिखा है, 50 लिखा है यहाँ पर, तो लिख दो आप 50, यहाँ पर भी आप 50 लिख दो। ठीक है, 50 हो गया और 50 हो गया। इसके बाद आगे देखो 30 भी हो चुका है, 20 भी हो चुका है, 70, 80 और 90। 70 हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ 80 और ये 90, कितने हो गए टोटल? काउंट कर लो। 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, ये बहुत जरूरी होता है काउंट करना। अब माध्यिका निकालने के लिए आप जितने आगे से हटाओगे उतने ही पीछे से हटा दो, यानी कि 3 हमने हटा दिए। ठीक है, 2 ये और 1 ये 3, लास्ट में क्या बच गए? 2 बच गए। तो बस दोनों को जोड़कर आधा कर दो, तो 50 50 सेम है, तो 100/2 50 आएगा। तो पहली माध्यिका तो हमारी आ गई 50। ये तो हो गया 50 जो हमारा आया। अब दूसरी वाली माध्यिका क्या है? 30 को हटाकर 120 लिखेंगे। तो ये 30 को आप हटा दो थोड़ी देर के लिए। अब 120 दोस्तों अगर हम 30 की जगह पे लिखेंगे तो 120 तो सबसे बड़ा नंबर है इसमें, 90 से भी बड़ा, तो इसका मतलब आरोही क्रम में लगाएंगे तो 120 यहाँ पर आ जाएगा, सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, तो 30 को थोड़ी देर के लिए हटा दो, कुछ भी नहीं है। अब फिर से माध्यिका निकालो, तो 3 यहाँ से हटा दिया मैंने, और 3 यहाँ से हटा दो, पीछे से 3 बच गए। ठीक है, तो 3 हटा दिए, यहाँ से ये हट गए और 3 ये हट गए, तो बचा 50 और 70। तो 7 5 12 यानी कि 100 आ जाएगा। 20 और बटे में 2 यानी कि 60। तो ये माध्यिका कितनी आ गई? 60। तो पहली वाली माध्यिका 50 थी, दूसरी वाली आ गई 60। बताना क्या है? दोनों माध्यिकाओं का माध्य बताना है। तो माध्य का मतलब होता है दोनों को जोड़ दो आप। तो पहली माध्यिका 50, दूसरी 60, तो 60 50 यानी कि 110। बटे में क्या करोगे? पदों का योग बटे पदों की संख्या। कितने पद हैं? 1 2, 2 पद है, 2 से डिवाइड करो। तो 2 पंचे 10, 5 2 पंचे 10, 55। सही उत्तर आ जाएगा हमारा 55 वाला, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे यानी कि सी में लिखा गया है, ये वाला 55। समझ गए? तो आपको ऐसे ही करना है क्वेश्चंस को। मैंने आरोही क्रम पे लिखा है, आप अवरोही क्रम पे भी लिख सकते थे, पहले 90 80 70 ऐसे करके, तो भी आपका आंसर वही आएगा। देखो मैथ्स रीजनिंग में करा रहा हूं, लेकिन एक क्वेश्चन बीच में मैंने रैंडमली ले लिया है कि आपकी तैयारी को देखूं कितनी चल रही है आपकी तैयारी। तो आप लोग बताओ कि कोलेरू झील कहां पर स्थित है? ये ऑप्शंस आपके लिए दिए गए हैं, तो आप लोग बताओ ए बी सी डी इनमें से कौन सा सही होना चाहिए आपके हिसाब से। देखते हैं कितने लोगों का जवाब सही निकलता है। कोलेरू झील कहां पर है? अगला क्वेश्चन है, राहुल की आयु शशि से अधिक है लेकिन कविता जितनी अधिक नहीं है। कविता की आयु शशि और अशोक दोनों से अधिक है। अशोक की आयु शशि से कम है लेकिन मोनिका से अधिक है। उनमें से सबसे छोटा कौन है? चलिए देखते हैं। तो राहुल की आयु शशि से ज्यादा है, तो मान लो कि ये राहुल है, शशि ये मान लो कि शशि है। मैं इधर बढ़ते क्रम में लिख रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। लेकिन कविता जितनी अधिक नहीं है। राहुल की आयु शशि से तो ज्यादा है लेकिन कविता से कम है, तो कविता इसका मतलब और भी लंबी होगी।
आयु मतलब एज में ज़्यादा बड़ी होगी। और कह रहा है कविता की जो आयु है शशि और अशोक दोनों से अधिक है। इसका मतलब हो गया कि शशि यहाँ पर है तो अशोक या तो यहाँ पर आएगा या तो यहाँ पर कहीं पर आएगा। लेकिन आगे तो देखो यहाँ पर कह रहा है अशोक की आयु शशि से कम है, तो अब तो फिक्स हो गया कि अशोक हमारा ये है, क्योंकि शशि से कम आएगा तो शशि से कम का मतलब क्या हुआ, ये हो गया हमारा अशोक। लेकिन मोनिका से अधिक है तो मोनिका यहाँ पर होगी। उनमें सबसे छोटा कौन है, तो मैंने बोला कि सबसे बड़ा पूछे तो इधर की तरफ, सबसे छोटा इधर की तरफ, तो एम एम मतलब कि मोनिका ही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा पहला ही वाला करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है आप इसको भी समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है पुरुषों के एक समूह ने 10 दिन में एक कार्य पूरा करने का निर्णय लिया, यानी कि उन्होंने बोला कि हम 10 दिन में काम पूरा कर देंगे, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे, 5 आए ही नहीं। यदि समूह के शेष सदस्यों ने कार्य को 12 दिन में पूरा कर लिया हो तो पुरुषों की मूल संख्या बतानी है, यानी कि स्टार्टिंग में पुरुषों की संख्या कितनी रही होगी। तो हम मान लेते हैं कि x पुरुष रहे होंगे, 10 दिन में काम करेंगे तो गुणे में 10 कर दो, बराबर में, क्योंकि काम वही है। लेकिन हुआ क्या कि 5 अनुपस्थित रहे, तो होना चाहिए था x, उसमें से 5 नहीं आए तो 5 आप माइनस कर दो। अब हुआ क्या, अगर x माइनस 5 लोग काम करते हैं तो कितने दिन में काम हुआ, 12 दिन में, तो बस गुणे में आप 12 कर दो। तो इसको काट दो, 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12, यानी कि 5 इंटू एक्स 5x हो जाएगा, बराबर में आएगा 6x माइनस 5 छक्का 30 हो जाएगा। अब देखो इसको इधर ले जाते हैं, यहाँ लाते हैं, तो 6x माइनस का 5x इक्वल टू आ जाएगा 30। तो 6x में से 5x चले गए तो x बचेगा, बराबर में 30। तो मूल संख्या हमने मानी थी x जो रहे होंगे पुरुष, और यही पूछा है तो x की वैल्यू 30 आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में ही दे के रखा गया है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि एक धनात्मक संख्या n को 5 से विभाजित करने पर शेष फल 3 प्राप्त होता है तो n का इकाई अंक क्या होगा, ये बताना है। तो जरा ध्यान से देखो, 5 से अगर हम कोई अंक विभाजित करते हैं कोई संख्या, तो उसके लास्ट में या तो 0 होगा या तो यहाँ पर होगा 5। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब देखो कह रहा है 3 शेष प्राप्त होता है, यानी कि अगर 3 शेष बचता है तो अगर हम इसमें से 2 जोड़ देंगे, या मान लो कि 3 आ रहा है 2 जोड़ देंगे तो 5 बन जाएगा, और अगर इसमें से हम ये जोड़ देंगे 5 जोड़ देंगे तो ये 5 बन जाएगा, या 0 रहेगा। तो अभी नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, मान लो हमने ले लिया 13, इसको 5 से विभाजित करोगे, 5 दूनी 10, शेष कितना बच जाएगा, 3 ही तो बचेगा। अब 3 कह रहा है बच रहा था, अब n का इकाई अंक क्या होगा, तो n का इकाई अंक यानी कि हमने संख्या क्या लिया है 13, तो लास्ट में 3 आ गया। यह हो सकता है कि आप बड़ा नंबर लो 18, 18 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें 3 शेष बचाना है, तो 5 3 15 करेंगे तो भी 3 शेष बच गया। ठीक है, तो हमने 18 लिया, तो 18 में इकाई अंक क्या है 8, तो या तो संख्या हो सकता है इकाई में 3 या फिर हो सकता है इकाई में 8, कोई भी एक हो सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे यानी कि सी में देख रखा है, और यही करेक्ट आंसर। एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। जैसे देखो घन की भुजा है और 50% हम बढ़ा दे रहे हैं, तो एक जैसे मान लो कि ये घन है, कुछ इस प्रकार से होगा, ऐसे करके मान लो कि मैं बना देता हूँ, जैसा भी बनता है उल्टा सीधा ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से होगा। उसकी हर एक भुजा में, जैसे ये भुजा और सबको अगर हम 50% बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल जो है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला, ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो देखो आपको ये 3 झांगड़ा कुछ नहीं करना है, और मैं डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ आपको, उस ट्रिक का यूज करना। हमेशा लिखो x प्लस का y प्लस का एक्स वाई अपान में 100। ये भी कठिन लग रहा है तो एक काम करो, ये 50 लिखा है तो 50 का दोगुना कर दो, कितना हो जाएगा 100, प्लस का लिख दो 50 गुणे में 50, में इसको थोड़ा सही कर, और नीचे आ जाएगा यहाँ पर 100, तो डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस का 55 25, तो 100 प्लस 25 बराबर 125 हो जाएगा। तो 125 यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है। और देखो दोस्तों, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा गया था, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10% और 15% की वृद्धि कर दें तो इस प्रकार से क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो इसलिए मैंने एक्स वाई लिखा था। तो पहली वृद्धि हो या कमी भी हो सकती है, तो पहले वाले जो परसेंट लिखा उसको आप एक्स मानोगे, दूसरे वाले को आपको मानना है वाई, हमेशा याद रखना। हो सकता है इसमें ये कह देता 50% की कमी की जाती है, तो पृष्ठीय क्षेत्र में होने वाला प्रतिशत जो कटौती होगी, कमी होगी, वो बताना है, तो भी आपको वही फॉर्मूला लगाना था जो मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है, यदि √7 प्लस √2 अपान में √7 माइनस √2 है बराबर x प्लस वाई अपान √14 है, तो y का मान
ज्ञात करिए। तो देखो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए यहाँ पर जिसमें ऊपर प्लस दिया हो नीचे माइनस दिया हो, तो हमेशा माइनस अगर लिखा है तो दोनों में प्लस वाला गुणा कराओ और नीचे प्लस है तो माइनस, यानी कि साइन चेंज करके कराना है मल्टीप्लाई। देखो नीचे माइनस है तो मैं लिखता हूँ √7 प्लस का 2, क्योंकि अपोजिट करना है हमको, और नीचे भी वही करना है जो ऊपर √7 प्लस का √2। अब देखो √7 प्लस 2, √7 प्लस 2 दो बार है, तो हम इसको लिख सकते हैं √7 प्लस √2 का होल स्क्वायर। और नीचे देखो एक बार माइनस एक बार प्लस, √2 माइनस √7 माइनस √2, यहाँ पर √7 प्लस √2, तो a माइनस बी ए प्लस बी बन जाता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह में √2 का स्क्वायर। समझ में आई बात। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, तो रूट जिस नंबर के ऊपर लगा होता है उसका स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, तो 7 √7 का स्क्वायर करोगे तो 7 प्लस बी का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बना रहे हैं ना, तो a की जगह पे 7, b की जगह में √2, तो a का स्क्वायर हो गया यानी कि 7 का स्क्वायर 7 और b का स्क्वायर हो गया 2 प्लस 2 फार्मूले पे होता है a इंटू में b। तो देखो 7 दूनी 14, तो मैं डायरेक्ट 14 लिख देता हूँ, आप चाहो तो √7 इंटू में √2 लिख देना, वही मैंने 7 दूनी 14 अंडर रूट में लिख दिया है, बात वही, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, नीचे यहाँ पर 14 लिख दो, और नीचे देखो यहाँ पर 7 का स्क्वायर करा, अभी बताया मैंने रूट हट जाता है स्क्वायर करने पर, तो 7 माइनस का आ जाएगा 2, तो 7 में से अगर आप 2 हटाओगे तो 5 आएगा, और ऊपर भी जोड़ लोगे तो देखो 7 2 9, इसको नहीं आप जोड़ोगे अभी। ठीक है, ये क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इसके साथ गुणे में 14 है रूट में, तो सिर्फ ये जुड़ेगा। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट इसको ऐसे करके लिख दिया है। अब देखो 5 नीचे है तो दोनों में भाग कर दो आगे, देखो 9 बटे में 5 आ जाएगा और एक बार में आएगा 2 अंडर रूट में 14 अपान में 5। अगर मैं इसको a मानता हूं या x मान लो कि क्वेश्चन पे x दिया है xy, और इसको y मानता हूं, तो कंपैरिजन y के मान बताना है, तो इससे कंपेयर करो आप, तो y की वैल्यू में √14, तो √14 और √14, तो y की वैल्यू क्या लिखेंगे 2 बटे में 5, तो यही सही उत्तर होना चाहिए 2 बटे 5, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता हो, लेकिन उसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 हो। देखो छोटी छोटी संख्या अगर बोले तो आप ऑप्शन में देखो सबसे छोटी संख्या क्या है, तो वहीं से आप स्टार्ट करना हमेशा। 147 है, तो मान लेता हूं मैं 147 आंसर होगा, लेकिन अभी प्रूफ भी करना पड़ेगा। 8 से 12 और 16 से विभाजित करने यानी कि भाग देने पर 3 शेष बचना चाहिए दोस्तों। तो अगर मैं कहता हूं इसमें 3 ज्यादा होगा, तो अगर मैं 3 हटा दूंगा तो कितना बचेगा, 144 बचेगा। तो अब ये 144 जो है पूरा पूरा इनसे कट जाना चाहिए, तो 8 से काटने का मतलब होता है कि 8 से काटने का मतलब 3 डिजिट जो है वो कट जाए 8 से, तो काटो, 8 एकम 8 और यहाँ पर बचा कितना, 8 6 14, तो 8 8 64, यानी कि कट गया 18 बार में, तो 8 से तो कट गया। अब देखो 144 है, इसको 12 से काटो, तो 12 बार हम 144, ये भी कट गया एक बार में। अब 16 से काटते हैं तो 16 में चेक कर लो, तो देखो 144 है और नीचे लिखो 16, अगर नहीं आ रहा तो 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 6 14, 8 8 64 आ गया, और 2 8 16, देखो इन सब से कट रहा है वो, और कह रहा है 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 बचे, यानी कि हमारा नंबर रियल में 147 था, हमने 144 क्यों लिखा, क्योंकि 3 शेष बच रहा था, इसमें 3 ज्यादा था इनसे विभाजित करने पर। ठीक है, तो अब 147 से चेक करते हैं इसको, तो 147 है और इसको देखना है 7 से विभाजित करने पर कुछ नहीं बचना चाहिए, शेष 0 होना चाहिए, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो 21 बटे में 1, मतलब कि 21 ही बोलेंगे, कुछ शेष नहीं बचा, पूरा पूरा कट गया, तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है। तो हमने पहले ही ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन यानी कि बी वाला करेक्ट। ठीक है, तो हमने देखा कि कितनी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, वैसे आपको भी करना। तो अब देखो दोस्तों, आज हमने क्वेश्चन यहाँ तक कर लिए हैं, इसके आगे वाले क्वेश्चन कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है तो एडिटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए शॉर्ट ही रखते हैं। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, अगले पार्ट के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस वीडियो को आप देख रहे हो इस टाइम पे, इसके नीचे देखो डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, क्लिक करोगे तो पहली लिंक होगी अगला पार्ट, तो अगला पार्ट के आगे लिंक होगी, उसी पे आप क्लिक करोगे तो इसके आगे वाले क्वेश्चन जो हम कराएंगे वो उस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों एनटीपीसी और ग्रुप डी के बहुत सारे प्रीवियस ईयर करवा दिए हैं, एनटीपीसी के लगभग सारे पेपर हो चुके हैं, मैथ्स रीजनिंग करवा रहे हैं, तो अगर आपने नहीं देखा, हमने चित्रों के माध्यम से भी समझाया है और साथ ही करंट अफेयर को अपडेट करके 2025 के हिसाब से भी बताया है, इससे आपकी करंट अफेयर भी अपडेट होती जाएगी।
ठीक है। तो इस अगर आप वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, चैनल पे देख लेना, एनटीपीसी पिछला पेपर के नाम से, और ग्रुप डी की अलग प्लेलिस्ट है, ग्रुप डी पिछला पेपर के नाम से। तो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर लिए हमने और बताया भी कौन सी शिफ्ट का कौन सा क्वेश्चन नंबर है, सब कुछ हमने बताया है। तो आप उस आधार पे मैच भी कर सकते हो और चेक भी कर सकते हो। और या फिर एक एक वीडियो की लिंक ग्रुप डी और एनटीपीसी की भी लिंक मैं दे दूंगा एक एक वीडियो की, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप देख सकते हो, या फिर आप कंप्लीट देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। साथ ही जितने भी पेपर होते हैं, अभी हाल ही में जो हुआ है एलपी का हुआ है, टेक्नीशियन के जो पेपर हुए हैं, आरपीएफ का पेपर, तो उनके हमने रिव्यू लिए हैं एग्जाम सेंटर पे जाकर। अगर आप उस वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उसकी भी हमने प्लेलिस्ट बना दिया है एग्जाम रिव्यू के नाम से, सारी वीडियोस वहां मिल जाएंगी, वहां से आप देख सकते हो। या फिर इसी वीडियो के नीचे एक वीडियो हम लगा देंगे लिंक, वहां से भी आप देख सकते हो। लेकिन बेहतरीन तैयारी के लिए आप प्लेलिस्ट देखोगे तो ज्यादा आसान पड़ेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई होगी, और कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि अगली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और किसी भी प्रकार का आपको डाउट है, तो कोई भी क्वेश्चन है या कुछ कहना है या पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट्स करिए, आपका रिप्लाई देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। जैसे हजारों लोग कमेंट्स के जवाब हमने दिए हैं, तो आप कभी कमेंट्स का जवाब अवश्य देंगे। तो दोस्तों मैं आज से एक चलते चलते आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। वर्तमान समय में जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो बताना है कि एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, सीएम कौन है जिस वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप लोग बताना। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले पार्ट में और वहां पर मुलाकात करते हैं। तो लिंक नीचे है, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिए। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।